इलेक्ट्रॉनिक्स में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को, लेकिन अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस हम इसमें सर्टन डिवाइसेस यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को कंट्रोल करेंगी हमारे अकॉर्डिंगली, और फिर उस फ़्लो को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर जो हैं उन्हें फॉलो करते हुए जो है हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो है वो यूज़फुल फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे अहम डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसका नाम है जी हमारे पास पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन सिंपली क्या है कि जी हमारे पास एक पी रीजन है और एक एन रीजन है। पी में हमारे पास जो इम्प्योरिटी है वो ट्राइवेलेंट एटम्स की है और एन में हमारे पास जो इम्प्योरिटी है वो पेंटावेलेंट एटम की है। और पी में जो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं इन जनरल, और एन में हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब आप किसी भी क्रिस्टल को इस तरह से ग्रो करेंगे कि आप जो है एक सिलिकॉन क्रिस्टल में ही जो है एक साइड पर आप जो है उसे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं पी टाइप बनाने के लिए, और आप दूसरी साइड पर जो है वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं एन टाइप बनाने के लिए, देन हम क्या देखेंगे कि दरमियान में एक जंक्शन डेवलप होगा जिसको हम पीएन जंक्शन कहेंगे। अब क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो होल्स हैं वो फ्रीली रैंडमली मूव कर सकते हैं, तो क्या होगा जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे एन रीजन से पी रीजन के अंदर। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एन साइड को छोड़कर पी साइड में जा रहे हैं, तो जहाँ ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे जंक्शन के बिल्कुल करीब ये वहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेंगे पी में जाके, जबकि ये एन रीजन को छोड़ आए हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर जो है वो बन जाएगी। अब ये जो रीजन है जो पी और एन के जंक्शन पे है इसको हम पीएन जंक्शन कहते हैं, और ये जो रीजन है इससे हम डिप्लेशन रीजन से कोरिस्पॉन्ड करते हैं। इस रीजन में हमारे पास जो है कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, बल्कि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हो जाता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल बैरियर कहेंगे। और ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है और एक आपके पास एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की शक्ल इख्तियार कर लेता है इस सेंट्रल रीजन में। एन रीजन की तरफ हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज की कॉम्बिनेशन की वजह से हाई पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जबकि जो आपके पास पी साइड है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज के इकट्ठे होने से जो है आपके पास लो पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हाई और लो पोटेंशियल जो हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, जिसके लिए सिलिकॉन के केस में जिसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.7 वोल्ट है, और जर्मेनियम के लिए इसकी जो वैल्यू है वो 0.3 वोल्ट है। अब नेक्स्ट जो है जब आपके पास जो है डिप्लेशन रीजन बन गया, उसके अंदर पोटेंशियल बैरियर बन गया, फर्दर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो अब रुक गया है, कोई डिफ्यूजन नहीं हो रही, हमारे पास एक जंक्शन क्रिएट हो गया, डिप्लेशन रीजन बन गया है, देन ये हमारे पास जो डिवाइस बन गई है इसको हम पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। अब अगर आप इस डायोड को इस तरह से बैटरी के साथ कनेक्ट करें कि जी आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो पी साइड के साथ अटैच हो, और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो एन रीजन के साथ अटैच हो, तो हम क्या देखेंगे कि वो जो आपके पास जो डिप्लेशन रीजन था उसकी जो थिकनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। डिप्लेशन रीजन नैरो होता चला जाएगा, और उसके नैरो होने से क्या होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बैटरी जो है उनको फ़्लो करवा सकती है और करंट फ़्लो करना शुरू करेगा हमारे पास जो है वो डायोड में से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो जी अब इस केस में करंट तो फ्लो होगा, लेकिन एक अहम जो कंडीशन है वो ये है कि ये करंट सिर्फ़ और सिर्फ स्टार्ट होता है अगर आपका जो पोटेंशियल जो है, जो आप बैटरी से आप एनर्जी दे रहे हैं, वो जो आपका बैटरी का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा हो।
यानी कि अगर आप जो है वो सिलिकॉन का डायोड यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो पोटेंशियल है एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल जो है वो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो करंट जो है वो फ्लो करना शुरू होगा। इसी तरह से अगर जर्मेनियम का आप डायोड यूज़ कर रहे हैं तो आपका अगर जो है आपकी जो बैटरी है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.3 से ज़्यादा होगा तो जो है करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। इसके अलावा अगर आपका वोल्टेज जो है सिलिकॉन के केस में वो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है तो हम क्या देखते हैं करंट जो है वो इंक्रीज़ करेगा और बहुत तेज़ी के साथ वोल्टेज के स्मॉल इंक्रीज से करंट में वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं तो हमारे पास जो है अगर आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं इस फॉरवर्ड बाइसिंग की तो वो हमारे पास होगी जी चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। तो अगर आप अपने ग्राफ से इन दोनों वैल्यूज़ को नोट करें तो चेंज इन पोटेंशियल जो है वो बहुत स्मॉल है लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जो चेंज इन करंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब है जी, हमारी जो आर एफ है अगर आप दोनों की रेशियो कैलकुलेट करें डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आई की तो आर एफ जो हमारे पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगी। यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और करंट जो है वो बहुत आसानी से डायोड में से फ्लो कर सकता है क्योंकि हमारा डिप्लेशन रीजन जो है वो इसमें स्मॉल होता चला जाता है, नैरो हो जाता है। इसके बरक्स जो हमारे पास रिवर्स बाइसिंग है अगर आप उसमें देखें तो उसमें हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जो है वो कनेक्ट करते हैं डायोड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और बैटरी का जो हमारे पास जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम कनेक्ट करते हैं डायोड के पी रीजन के साथ। अब इससे होगा क्या जी, हमारे पास जो डिप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाती है, वो वाइडन हो जाता है, बड़ा हो जाता है। देन जब उसकी विड्थ बढ़ जाएगी तो वो करंट को फ्लो करने नहीं देगा। करंट जो है वो हमारे पास रिवर्स बाइसिंग में नियरली ज़ीरो होता है और जो करंट होता भी है वो भी ड्यू टू मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है और उसकी वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। आपके पास नैनो और माइक्रो एम्पेयर्स के अंदर जो है वो करंट फ्लो करेगा बहुत ही ज़्यादा कम मिकदार में। अब जी ये करंट तो बहुत स्मॉल है अगर आप इस पोटेंशियल को, ये जो आपका रिवर्स बाइस पोटेंशियल है, अगर आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस पे जाके करंट की वैल्यू जो है वो बहुत तेज़ी के साथ ड्रास्टिकली बढ़ना शुरू हो जाती है। इन जनरल इसकी वजह ये है कि इस ख़ास पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा डायोड है, वो इतना ज़्यादा करंट जो है वो इतना हैवी वोल्टेज बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसका ब्रेक डाउन हो गया है और हमारा जो करंट है वो डायोड के ब्रेक डाउन के बाद जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो गया है। इस पर्टिकुलर वोल्टेज जहाँ पर करंट जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है नेगेटिव डायरेक्शन में, इसको हम जो है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज से कॉरिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी जो डायोड की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो सबसे जो पहली और बेसिक एप्लीकेशन है हमारे पास डायोड की वो है जी रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करते हैं और इसमें हम डायोड को एज अ रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये हमारी हेल्प करेगा कन्वर्जन को पॉसिबल बनाने में, एसी से डीसी को कन्वर्ट करने में ही हमारी हेल्प करता है। तो जी सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन देख लेते हैं जिसमें एसी वेव जो है उसका हाफ पोर्शन जो है उसे हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। इसके लिए हम एक डायोड यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ हम एक एसी सप्लाई को जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। अब फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है अगर आप देखें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस रहेगा, यानी कि उसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड का पी रीजन है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ और जो एन रीजन है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच है। तो जी करंट फ्लो करेगा रेजिस्टेंस में से और आपके पास जो है जो इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो पॉजिटिव पीक जो है वो आपको आउटपुट पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास एसी जो है उसमें हमारे पास जो पी रीजन था अब उसके साथ जो है
वो नेगेटिव जो है वो टर्मिनल अटैच हो जाएगा, और देन जो है वो हमारे पास जो एन रीजन है उसके साथ जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल। तो हमारा जो डायोड है वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे सर्किट में है ही नहीं, और हमारे पास ये सर्किट एज अ ओपन सर्किट एक्ट करेगा, और हमारी जो आउटपुट थी जो नेगेटिव साइकिल के लिए वो अपीयर नहीं होगी। देन अगेन पॉजिटिव साइकिल आएगा, हमें आउटपुट में असर आ जाएगी। देन इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल चलता चला जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ आउटपुट पे पॉजिटिव जो रीजन है वो सिर्फ वो मिल रहा है। देन ये क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर जो है साइड जो है पॉजिटिव साइड हमारे पास आ रही है, तो हम कहते हैं जी कि सम हाउ हमारी जो है वो रेक्टिफिकेशन हो गई है, हमारे पास जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है वो हमारे पास करंट जो है वो अवेलेबल होना शुरू हो गया है। अगर आप कंप्लीट रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ब्रिज सर्किट यूज़ करेंगे। ब्रिज सर्किट में हमारे पास जो है वो इन जनरल हम 4 डायोड्स यूज़ करते हैं, D1, D2, D3 और D4। इसमें हमारे पास जो है वो उसी तरह से 2 साइकिल्स हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास जो है वो D1 और D3 जो हैं वो फॉरवर्ड बाइस हैं, तो इनके फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से करंट जो है वो D1 और D3 में से पास करता हुआ, और स्पेशली हमारे लोड में से पास करता हुआ जो है वो साइकिल को कंप्लीट करेगा। हमारे आउटपुट पे हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें से करंट पास कर रहा है, तो हमें आउटपुट जो है ना वो मिल जाएगी। देन जो हमारे पास सेकेंड हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल, उसमें D1 और D3 रिवर्स बाइस हो जाएंगे, जबकि जो D2 और D4 हैं वो फॉरवर्ड बाइस होंगे, और करंट जो है वो इस दफ़ा नेगेटिव हाफ साइकिल में वो फ्लो करेगा D2 और D4 में से, और अगेन हमारे पास सेम डायरेक्शन में लोड में से करंट पास करता हुआ हमें आउटपुट पे मैसर आ जाएगा। अब इसमें जो अहम चीज़ है कि लोड में से जो करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वो दोनों केसेस में सेम है। इसका मतलब है कि जो आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है वो भी हमें आउटपुट पे एज अ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मैसर आएगा, यानी कि आपके पास करंट जो है वो रेक्टिफाई हो रहा है, और आपके पास दोनों दफ़ा आपको जो है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर पीक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन ये जो करंट आपको आउटसाइड मिल रहा है आउटपुट पे, इसमें फ्लक्चुएशंस हैं, इसमें ये हमारे पास जो आउटपुट है ये पल्सेटिंग है, ये कंप्लीट डीसी वोल्टेज नहीं है जिसको हम कांस्टेंट करंट जो है या कांस्टेंट वोल्टेज से कॉरिस्पॉन्ड करते हैं एक स्पेशल वैल्यू। तो इसको अगर आप कंप्लीट स्मूथ कांस्टेंट वोल्टेज के तौर पे हासिल करना चाहते हैं तो हम एक फ़िल्टर सर्किट यूज़ करेंगे, और फिल्टर सर्किट सिंपली एक कैपेसिटर को हम यूज़ करते हैं, और कैपेसिटर जो है वो हमारे इस पल्सेटिंग को जो है फ़िल्टर आउट करके हमें जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट की जो है वो सप्लाई देता है। नेक्स्ट हम सर्टन जो हैं वो डायोड्स देख लेते हैं जिनकी स्पेशल एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में, जिसमें सबसे पहले है जी हमारे पास एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड्स। ऐसे डायोड्स जो कि लाइट को एमिट करते हैं, ये स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं, जिनमें हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड शामिल है और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट से बनाए जाते हैं। इसमें हम सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ नहीं करते, बल्कि ये गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड वगैरह को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जनरल इसकी वजह ये है कि जब जो है इनमें से करंट फ्लो करेगा, सिंपली अगर सिलिकॉन की हम बात कर लें तो जब सिलिकॉन में से करंट फ्लो करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो फ्लो करेंगे और रिकम्बाइन होंगे, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, तो इस सारे प्रोसेस के अंदर एनर्जी एमिट होती है। सिलिकॉन के केस में ये एनर्जी जो है ये इंफ्रारेड रीजन में होती है, जिसे हम जो है वो देख तो नहीं सकते, लेकिन जो इसकी वजह से हमारा जो डायोड है वो हीट अप हो जाएगा। जबकि अगर आप गैलियम आर्सेनाइड यूज़ करते हैं और इसमें से करंट पास करता है तो जो एनर्जी एमिट आउट होती है वो विजिबल रीजन में होती है। क्योंकि विजिबल रीजन में होती है इसलिए वो पर्टिकुलर लाइट जो एमिट हो रही होती है उसे हम देख सकते हैं, और यही जो है वो एलईडी में इस्तेमाल किया जाता है कि जी हमारे पास जो एलईडीज़ हैं वो ऐसे मटेरियल से बनाई जाती है जिसमें जो लाइट है वो विजिबल रीजन में एमिट आउट हो, ताकि उसे जो है इस्तेमाल किया जा सके मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में।
अब हमारे पास इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, जिसमें हमारे पास 7 सेगमेंट्स जो हैं जिससे नंबर्स अपीयर होते हैं, वो हम जो है वो LEDs को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं, जो कि आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पे और वॉच की स्क्रीन पे नज़र आ रहे होते हैं डिस्प्लेस, वो इन जनरल LED से बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो हम डायोड यूज़ करते हैं वो है जी हमारे पास फोटो डायोड। फोटो डायोड जो है ये एक इन जनरल लाइट को डिटेक्ट करने वाला डायोड है। इसको हम ऑपरेट करते हैं रिवर्स बाइसिंग में, यानी कि इसमें डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव साइड के साथ और डायोड के जो एन रीजन है उसको हम जो है वो बैटरी के पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि रिवर्स बाइसिंग है, कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा, देन लाइट जो है वो शाइन करवाई जाएगी। जैसे ही लाइट जो है वो फोटो डायोड पर आती है, स्ट्राइक करती है, तो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तादाद को बढ़ा देती है, जिससे हमारा जो रिवर्स करंट है वो बढ़ जाता है, जिससे हमें ये जानने में हेल्प मिलती है कि जी हमारे पास करंट है तो उसके अकॉर्डिंगली लाइट है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो करंट है, तो हम जिस तरह से लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइट के आने से जो है वो रिवर्स करंट इंक्रीज़ कर जाएगा। अब जितना ज़्यादा जो है वो रिवर्स करंट होगा उतनी ही ज़्यादा इन जनरल जो है वो आपके पास लाइट की इंटेंसिटी है। अगर लाइट ज़्यादा शिद्दत की होगी तो हमारे पास करंट भी उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा होगा। ये जो हमारे पास फोटो डायोड्स हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं ऑटोमेटिक स्विचिंग में, जिसमें हम ये देखते हैं कि नैनो सेकंड के अंदर जो है हमारे पास करंट की डिटेक्शन जो है वो पॉसिबल है। हम इन्हें लॉजिकल सर्किट्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के अंदर भी फ़ोटो डायोड को यूज़ किया जाता है एज अ लाइट डिटेक्टिंग डिवाइस। इसके बाद जी हमारे पास सोलर सेल है, तो सोलर सेल जो है उसमें हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली जनरेट करते हैं लाइट को इस्तेमाल करते हुए। इसमें किसी किस्म की कोई बाइसिंग अवेलेबल नहीं है, हम कोई वोल्टेज सोर्स अटैच नहीं करते, लेकिन जैसे ही जो है हम क्या देखते हैं कि पी रीजन हमारे पास जो कि हमारे पास वाइडर रीजन है उस पर लाइट स्ट्राइक करेगी, तो हमारे पास क्या होगा जी, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तादाद बढ़ जाएगी। अब पी और एन रीजन के दरमियान में हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर अवेलेबल होता है। अब जैसे ही लाइट आएगी वो पी साइड के ऊपर मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की तादाद को बढ़ाएगी, तो ये जो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए वो जो पी और एन के दरमियान जो पोटेंशियल बैरियर है वो इन चार्जेस को इस तरह से स्वेप आउट करेगा कि इक्विलिब्रियम को दोबारा से हासिल किया जा सके। तो जी जब इलेक्ट्रो चार्जेस जो हैं हमारे वो दोनों तरफ अगेन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जो है वो स्वीप आउट किए जाएंगे, फैलाए जाएंगे, तो हमारे पास जो है करंट फ्लो करेगा रेजिस्टेंस में से जो कि आर एज अ लोड लगाई गई है। तो हम ये कहते हैं जी कि करंट फ्लो हो रहा है हमारे पास रेजिस्टेंस आर में से, जो कि इन जनरल इस सोलर सेल से हमें हासिल हो रहा है। इसको हम फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। और एक जो सोलर सेल है वो अगर सिलिकॉन से बनाया गया है तो वो नियरली 0.6 वोल्ट जो है वोल्टेज जो है वो जनरेट करता है। क्योंकि ये 0.6 वोल्ट बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में है, इसलिए हम हमेशा सोलर सेल्स को कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, जिसे हम सोलर पैनल कहते हैं। और आप जितने सोलर सेल जो है वो अटैच करते चले जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको वोल्टेज जो है वो हासिल होगा। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर्स देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर्स में हमारे पास जो है वो 2 पीएन जंक्शंस को साइड बाय साइड जो है वो अटैच किया हुआ होता है। जैसे कि हमारे पास इन जनरल 2 किस्म के हम ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं। एक है जी हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर, एक है जी हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर में हमारे पास जो N रीजन है वो एमीटर को कॉरिस्पॉन्ड करता है, जो सेंट्रल रीजन है उसे हम बेस कहते हैं, और जो हमारे पास थर्ड रीजन जो सेकंड N है उसे हम इन जनरल कलेक्टर कहते हैं। इसी तरह से आपके पास PNP में P जो है वो एमीटर है, दरमियान वाला N जो है वो बेस है, और हमारे पास जो सेकंड P है वो कलेक्टर है। अब इनको अगर आप जो है सर्किट में देखें तो सर्किट में जो इनकी सिंबॉलिकल जो शेप है उसमें हमारे पास एमीटर और कलेक्टर में फ़र्क करने के लिए हमारे पास एक एरो है, और ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है कि जी आपका हम जो ट्रांजिस्टर है वो NPN है या PNP है। अब इस एरो की डायरेक्शन हमेशा
पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, इस एरो की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। तो अगर एरो जो है वो आउटवर्ड है तो इसका मतलब है सेंट्रल रीजन जो है वो पी रीजन है, यानी कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो NPN है। और अगर इस एरो की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है तो इसका मतलब है जो सेंट्रल रीजन है वो N है और हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो PNP ट्रांजिस्टर है। इसमें इसके अलावा जो हम साइज़ की अगर अकॉर्डिंगली बात करें तो हमारे पास जो है वो सबसे जो ज़्यादा साइज़ होता है वो हमारे पास कलेक्टर रीजन का है। उसके बाद साइज़ जो है वो एमीटर रीजन का है और सबसे स्मॉल इन साइज़ जो है वो हमारे पास जो है वो ट्रांजिस्टर में बेस रीजन होता है, जिसका साइज़ नियरली 10⁻⁻6 मीटर के करीब है। लेकिन अगर इम्प्योरिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी जो है वो एमीटर में ऐड की जाती है, देन हम कलेक्टर में ऐड करते हैं, और सबसे कम इम्प्योरिटी जो है वो बेस में होती है। यानी कि जो है आपके पास जो है वो कलेक्टर का साइज़ सबसे बड़ा होगा, एमीटर का साइज़, उसके बाद देन हमारे पास जो है बेस है। लेकिन इम्प्योरिटी में एमीटर की सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी, उसके बाद कलेक्टर की, और सबसे कम इम्प्योरिटी जो है वो हमारे पास जो है वो बेस की है। इसके अलावा अगर आप अपने ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर सेटअप अरेंज करना होता है, देन हम उसकी वर्किंग को देख सकते हैं। तो उसके सेटअप के लिए हमारे पास जो है वो हम एमीटर बेस जंक्शन को, जो कि हमारा जो है वो इनपुट सर्किट है, उसे हम हमेशा फॉरवर्ड बाइस रखेंगे, और जो हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन है हम उसे हमेशा रिवर्स बाइस रखेंगे। अब जो हमारा फॉरवर्ड बाइस सर्किट है उसमें अगर आप देखें तो आपको एक बैटरी नज़र आ रही है VBB। ये जो VBB बैटरी है ये एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करेगी। आप क्या देखते हैं कि हमारा जो जो साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, और एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो जो है वो हमारे पास जो है वो P रीजन को कोरिस्पॉन्ड करता है। ये हमारे पास इन जनरल PNP ट्रांजिस्टर है। तो इसमें आपके पास जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, और बैटरी वो जो B है बेस जो है हमारे पास ट्रांजिस्टर की वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। यानी कि ये हमारा जो रीजन है एमीटर बेस जंक्शन वाला रीजन, ये हमारे पास जो है इनपुट रीजन, ये फॉरवर्ड बाइस है। जबकि अगर आप आउटपुट रीजन देखते हैं जिसमें कलेक्टर और बेस रीजन है, कलेक्टर जो है वो P साइड है, और आप अगर देखें तो वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, VCC के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। इसके अलावा एक और जो बहुत अहम चीज़ है वो इसमें ये है कि जो रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज है वो ज़्यादा है, और जो फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज है वो कम है। यानी कि VCC हमेशा ज़्यादा होती है और VBB जो है वो हमेशा कम होगी। अब ये जो तमाम फैक्टर्स हैं जिसमें साइज़ शामिल है, जिसमें इम्प्योरिटी ऐड करना शामिल है, जिसमें फॉरवर्ड बाइसिंग शामिल है, इसके अलावा बाइसिंग वोल्टेज शामिल है, ये सब हेल्प करते हैं ट्रांजिस्टर की वर्किंग में। इसीलिए इस तरह से कंप्लीट इसकी जो है सेटअप लगाना जो है वो ट्रांजिस्टर की वर्किंग के लिए एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। इसके बगैर ट्रांजिस्टर अपना प्रॉपर काम नहीं कर सकेगा। अब अगर आप वर्किंग की तरफ चलें ट्रांजिस्टर की, तो हमारे पास जो है फ़र्ज़ कर लेते हैं एक NPN ट्रांजिस्टर है, और उसकी जो है नॉर्मल वर्किंग के लिए हमारे पास जो है वो आपने जो हमारे पास बेस और एमीटर रीजन है उसे फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है, और जो आपके पास कलेक्टर और बेस रीजन है आपने उसे रिवर्स बाइस किया हुआ है। अब हमारे पास N रीजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, और हमने ये भी पढ़ रखा है कि हमारे पास एमीटर में इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि बहुत से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से एमीटर से बेस में एंटर होने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि एमीटर से बेस में एंटर होना तो आसान है क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग है एमीटर और बेस के दरमियान, लेकिन कलेक्टर और बेस रीजन में हमारे पास जो है वो रिवर्स बाइसिंग होती है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो एमीटर से बेस में एंटर हो रहे हैं, ये कलेक्टर में जब एंटर होना चाहेंगे तो इनको कलेक्टर और बेस रीजन में मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, और ये जो मुज़ाहमत है इसको हम कंट्रोल करते हैं दो चीज़ों के साथ। पहली चीज़, हमने जो कलेक्टर का साइज़ रखा था वो बहुत ज़्यादा रखा था। इसके अलावा जो कलेक्टर बेस रीजन पे आपने पोटेंशियल दिया था जो कि इन जनरल है तो रिवर्स बाइसिंग पोटेंशियल, लेकिन अगर आप देखें तो इस केस में वो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है VCC बैटरी का,
वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और रेजिस्टेंस के होने के बावजूद और रिवर्स बाइसिंग होने के बावजूद जो इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस में जा रहे हैं कलेक्टर रीजन में एंटर हो जाएंगे वीसीसी के हैवी पोटेंशियल की वजह से और बेस के स्मॉल साइज़ की वजह से। यानी कि क्योंकि बेस साइज़ में स्मॉल है तो ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन जो एमीटर से एंटर हो रहे हैं वो बेस में इकट्ठे होने की बजाय जो वीसीसी का पॉजिटिव पोटेंशियल है वो उन्हें कलेक्टर में अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा और कलेक्टर में कलेक्ट हो जाएंगे। देन करंट जो है वो फ्लो करता है हमारे पास और साइकिल जो है वो कंप्लीट होगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं एमीटर से बेस और बेस से कलेक्टर की तरफ, लेकिन करंट जो है जो कि कन्वेंशनल करंट है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जी वो कलेक्टर से फ्लो करता हुआ जो है वो जाएगा एमीटर और बेस की तरफ। देन हमारे पास जो टोटल करंट होगा वो होगा जी IE इज इक्वल टू IC प्लस IP के। जितना करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमीटर से जा रहा है वो हमारे पास जो है वो इक्वल होगा कलेक्टर और बेस के करंट के। इसके अलावा अगर आप जो है वो करंट गेन फैक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास इक्वल होगा बीटा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB के। नेक्स्ट जी हम पढ़ेंगे जी ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर के तौर पे। ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो इसको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है वो अटैच करते हैं। अब सबसे पहले इसमें कॉमन एमीटर का मतलब क्या है? कॉमन एमीटर का सिंपली ये मतलब है कि आपका जो एमीटर है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ अटैच है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास जो इनपुट्स जो साइकिल है जो उसमें इनपुट सर्किट है उसमें हमारे पास बेस और एमीटर है और जो हमारे पास आउटपुट सर्किट है उसमें हमारे पास कलेक्टर और एमीटर है। तो एमीटर जो है वो इनपुट के साथ भी है और एमीटर जो है वो आउटपुट के साथ भी अवेलेबल है। तो इसलिए ये जो सर्किट की अरेंजमेंट है ये जो ना इसे हम कॉमन एमीटर कहते हैं। देन जी अब हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो अगर आप इसके सर्किट की बात करें तो हमारे पास एक इनपुट रेजिस्टेंस है जो कि RB है, फिर जो है हमने एक वोल्टेज सोर्स अटैच किया हुआ है जो कि VBB है ताकि जो है हम अपने इनपुट सर्किट को जो है वो फॉरवर्ड बाइस कर सकें। और अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो NPN ट्रांजिस्टर में हमारे पास जो बेस है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और जो एमीटर है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है। तो हमारा जो इनपुट साइकिल है ये फॉरवर्ड बाइस है। इस तरह से अगर आप आउटपुट सर्किट देखें तो वो वहाँ पर हमारे पास जो है एक आउटपुट रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस जो है हम आउटपुट जो है वो डिलीवर करेंगे। देन हमारे पास जो है एक हैवी वोल्टेज VCC है जो कि हमारे सर्किट को रिवर्स बाइस किए हुए है और इसकी रिवर्स बाइसिंग को इस्तेमाल करते हुए हम करंट फ्लो करवाएंगे यहाँ पे सर्किट में से। देन जी अब अगर आप अपने इस आउटपुट के लिए किरचॉफ रूल को अप्लाई करें तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि है जी हमारे पास VCE इज इक्वल टू इन जनरल जो हमारा इनपुट है वो VBE ही में ऐड होती है। यानी कि आप जो भी इनपुट देंगे वो जो वोल्टेज B और E के क्रॉस है उसमें ऐड हो जाएगा, वो हमारी इनपुट के तौर पे एक्ट करेगा। और जो हमारी जो आउटपुट है वो इन जनरल VCE है। आप जो जितनी वेरिएशन VCE में आएगी वो इन जनरल आउटपुट पे डिलीवर हो जाएगी। इसलिए हम VCE को जो है वो आउटपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं और जो VBE है उसे हम इनपुट वोल्टेज भी कहते हैं। अब हमारे पास जो है आउटपुट के ऊपर जो इक्वेशन है वो VCE इज इक्वल टू V0 यानी कि आउटपुट वोल्टेज इक्वल होगा VCC माइनस ICRC। अब अगर आप IC की वैल्यू लगा देते हैं जो कि हमारे पास इक्वल है बीटा VBE डिवाइडेड बाय R स्मॉल रेजिस्टेंस जो कि बेस और एमीटर के क्रॉस है, क्योंकि ये फॉरवर्ड हमारे पास रीजन है B और E जो है, तो इसलिए हम इसकी जो रेजिस्टेंस है स्मॉल RIE जो है वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को इन जनरल कोरिस्पॉन्ड करती है जो बेस और एमीटर के दरमियान है। तो इस तरह से जी हमारे पास जो है वो आउटपुट सर्किट के लिए हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। अब अगर आप स्मॉल वेरिएशन करते हैं इनपुट पे तो वो जो स्मॉल वेरिएशन इनपुट पे जो वेरिएशन है वो VBE को चेंज कर देगी। तो जैसे ही VBE चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो VCE यानी कि आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा। देन जो स्मॉल इनपुट है वो वोल्टेज में चेंज लेकर आएगी। तो हम अगर वोल्टेज गेन वाला फैक्टर कैलकुलेट करें तो हमारे पास
ए जो कि वोल्टेज गेन फैक्टर है वो हमारे पास इक्वल आ जाता है माइनस बीटा आर सी डिवाइड बाय आर स्मॉल इनपुट जो है आपके पास इन फॉरवर्ड जो रेजिस्टेंस है उसके। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप जो है वो नेगेटिव पीक दे रहे हैं तो आप नेगेटिव साइकिल अगर है जी आपको तो पॉजिटिव पीक मिलेगी, यानी कि आपको हमेशा इनपुट से आउटपुट जो है वो 180 डिग्री से इन्वर्ट होकर मिलेगी। इसके अलावा जो गेन फैक्टर है बीटा हमेशा ज़्यादा होता है, आरसी की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा रखते हैं और इनपुट आर आई जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो इसका मतलब है ए जो है वो हमेशा एक हैवी वैल्यू रखेगा। तो अगर आप स्मॉल इनपुट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक हैवी आउटपुट सिग्नल जो है वो जनरेट होगा जो कि 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ होगा, यानी कि नेगेटिव साइकिल पॉजिटिव बन जाएगा और अगर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन जो है वो हासिल करते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के को यूज़ करते हुए। अब हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसका हम एज अ स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, और स्विच यूज़ करने में बेसिक जो चीज़ है वो अगेन वही है कि हमारा जो बेस एमीटर जो हमारा इनपुट सर्किट है अगर वो फॉरवर्ड बाइस होगा तो आउटपुट पे हमें जो है वो रिज़ल्ट अवेलेबल मिलेगा। अगर हमारा जो सर्किट है इनपुट सर्किट जो है जो कि इन जनरल बेस एमीटर सर्किट है अगर वो रिवर्स किसी तरह से उसको आप फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं देंगे तो हमें आउटपुट जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। तो इसमें अहम चीज़ जो है स्विचिंग में ये बेस और एमीटर के को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है फॉरवर्ड बाइस बनाने के लिए या नहीं किया, इसी पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप देखें कि जी अगर आप जो है स्विच ऑन करते हैं और आपका जो बेस और मीटर सर्किट है वो फॉरवर्ड बाइस है तो हम क्या देखेंगे कि जो है लाइट सोर्स जो कि आउटपुट सर्किट पे लगाया गया है वो ग्लो कर रहा है। लेकिन अगर आपका स्विच ओपन है तो स्विच ओपन असल में इन जनरल उसका मतलब क्या है कि बेस और मीटर के दरमियान फॉरवर्ड बाइसिंग आपने अप्लाई नहीं की तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ कंसीडर होगा और आउटपुट पे किसी किस्म का कोई आपको जो रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। इस किस्म के तो इन जनरल हम ये जो हमारे पास स्मॉल किस्म का एक स्विच है इसको हम बहुत जगह पर जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ करते हैं। हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उसमें हर जगह पर छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर के बनाए हुए स्विचेस जो हैं ये अटैच होते हैं जिससे जो है हम अपने कंप्यूटर की जो वर्किंग है उसको कंट्रोल करते हैं। अहम बात इसमें सिर्फ और सिर्फ वो बेस और मीटर के दरमियान जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग है, अगर वो नहीं होगी तो आउटपुट पे कुछ भी डिलीवर नहीं होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स क्या है? ये जी हम सिंपली इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ करते हैं जिसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस को इस तरह से अटैच किया जाता है कि हमारे पास जो है एक एम्पलीफायर बन जाता है जिसको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहेंगे। अब ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है हमारी। अब ये हमारे पास जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसमें हमारे पास जो है वो दो इनपुट्स होती हैं और एक जो है वो हमारे पास आउटपुट है। डिपेंड ये करता है कि आप इनपुट कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपकी इनपुट जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल भी कहेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, तो देन आपको आउटपुट एम्पलीफाई तो होके मिलेगी लेकिन वो इन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपनी इनपुट जो है आप वो अप्लाई करते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पे तो हम क्या देखते हैं जो हमें आउटपुट मिलती है वो एम्पलीफाई तो है उसके साथ साथ जो है वो इन्वर्ट भी हो चुकी है, यानी कि पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव के तौर पर है और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के तौर पर आपको मिल रहा है। इसके अलावा हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी चंद खुसूसियात हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहम है। जैसे कि जो हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी जो इनपुट्स हैं उनके दरमियान रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा होगी, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक इनपुट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो दूसरे इनपुट तक जो है उसका इफेक्ट जो है वो जा सके। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, कोई करंट जो है वो इनपुट्स के दरमियान फ्लो नहीं करेगा, जबकि जो आउटपुट की रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है ताकि हमारा जो करंट जो आप इनपुट पे दे रहे हैं वो प्रॉपर तरह से आउटपुट पे मैसर आ सके। फिर जो ओपन लूप गेन है हमारे एम्पलीफायर का वो हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होने का
का ये मतलब है कि जो आपकी हमेशा इनपुट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है V प्लस और V माइनस जो है, ये हमेशा एक्सरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज लिए जाते हैं। इसी वजह से जो गेन फैक्टर है वो 10⁵ तक अवेलेबल होगा। अब अगर आप अपना सर्किट अटैच कर देते हैं और आप अपने इनपुट के ऊपर कोई स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो जो वोल्टेज आप प्लस पे अप्लाई करेंगे नियरली उतना वोल्टेज जो है वो नेगेटिव पे भी अवेलेबल होगा वर्चुअल कंडीशंस की वजह से, क्योंकि हमारी गेन बहुत ज़्यादा होता है। तो इनपुट पे जो भी आप एक पे वोल्टेज देंगे वही जनरल क्लोजली जो आपके पास जो दूसरा टर्मिनल है उस पर भी अवेलेबल हो जाएगा। इसको हम वर्चुअल जो है वो ग्राउंडिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि आपने अप्लाई किया है, आपने सर्किट अटैच किया हुआ इस तरह से कि आपने जो इनपुट अप्लाई की है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है, नेगेटिव टर्मिनल पे है, देन आपका और जो आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है, यानी कि जो आपका V पॉजिटिव है वो इस वक्त 0 वोल्ट है। तो जितना V पॉजिटिव होगा उतना ही जो है वो V नेगेटिव अवेलेबल होगा। ये और यानी कि हम ये कहते हैं कि जो V नेगेटिव है वो वर्चुअली ग्राउंड है, डायरेक्टली तो वो इनपुट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन क्योंकि V पॉजिटिव 0 है तो V नेगेटिव भी जो है वो नियरली 0 ही होगा, वो वर्चुअली ग्राउंड होगा। देन अगर आप जो है वो जो करंट जो है R1 में से फ़्लो कर रहा है, अगर सेम अमाउंट में से करंट जो है वो R2 में से भी फ़्लो करता है, तो हमारे पास एक जो है गेन की इक्वेशन आ जाती है इन्वर्टिंग के केस में, जो कि जी हमारे पास -R2 डिवाइडेड बाय R1 के, यहाँ पे नेगेटिव साइन इन्वर्जन को शो कर रहा है कि आपका जो इनपुट से आउटपुट का जो रिज़ल्ट है वो इन्वर्ट हो जाएगा। देन है जी हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम जो है अपनी इनपुट जो है वो पॉजिटिव साइड पे अटैच करेंगे। पॉजिटिव साइड पे जो आप इनपुट दे रहे हैं, अगेन अगर आपका V प्लस जो है वो इनपुट है तो V माइनस पे भी सेम इतना ही वोल्टेज डेवलप हो जाएगा वर्चुअली। देन हम जो वोल्टेज गेन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास होगा जी G इज इक्वल टू 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 के। अगर आप दोनों G की वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो इन्वर्टिंग के लिए हमेशा जो G है उसकी वैल्यू स्मॉल होगी और नॉन इन्वर्टिंग के लिए हमेशा वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। और फ़र्क कितना है, सिर्फ 1 का डिफरेंस आएगा कि जी अगर आपके पास इन्वर्टिंग के लिए G की वैल्यू जो है वो 2 है तो नॉन इन्वर्टिंग के लिए G की वैल्यू जो है वो 3 होगी, 1 का डिफरेंस होगा हमेशा इनके दरमियान। अब अगर हम जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ कंपैरेटर भी यूज़ करते हैं। कंपैरेटर का ये मतलब है कि ये जो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये 2 वोल्टेज सोर्स को कंपेयर कर सकता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट देगा। जैसे कि जी अगर हमारे पास जो है हम अपने जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको एक पोटेंशियल डिवाइडर के साथ अटैच कर लेते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल जो है हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उसको हम एक कांस्टेंट वोल्टेज VR से अटैच कर लेते हैं। अब अगर आप अपने पोटेंशियल डिवाइडर के सर्किट पे जो है V को वेरी करें तो जब तक हमारा V माइनस जो है वो V प्लस यानी कि कांस्टेंट VR से ज़्यादा रहेगा, हमारे पास आउटपुट पे जो है वो नेगेटिव VCC जो है वो मैसर रहेगी, जो कि हमें ये बता रही है कि V वोल्टेज ज़्यादा है और VR जो है वो कम है। लेकिन जैसे ही आप डायोड को वो जो हमारा जो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है उसमें V को कम करते हैं और आपकी वो जो वैल्यू जो है वो VR से कम हो जाए तो हम क्या देखते हैं कि हमारा अब जो है आउटपुट पे प्लस VCC अपीयर होना शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब है कि जी अब VR जो है वो बढ़ गया है और आपका जो V वोल्टेज जो है वो स्मॉल है। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं 2 वोल्टेजेस को। फिर इसी कंपैरिजन को हम यूज़ करते हैं नाइट स्विच में। अब नाइट स्विच में हमारे पास जो है सर्किट की अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है। हमारे पास जो है R1 R2 2 रेजिस्टेंसेस ऐड की गई हैं। फिर इसके अलावा जो है एक LDR रेजिस्टेंस है जो कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, उसके साथ हमारे पास सीरीज़ में कनेक्टेड है जी R3। अब अगर आप वोल्टेज की बात करें जो कि R2 के क्रॉस है और वोल्टेज की बात करें जो कि इन जनरल R3 के क्रॉस है, तो जो R2 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो इन जनरल हम कांस्टेंट वोल्टेज VR ले रहे हैं
और जो वोल्टेज जो है हमारे पास R3 के अवेलेबल है, वो इन जनरल हमारा वोल्टेज है जो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल के क्रॉस आ रहा है। अब अगर आप इन्हें डिफ़ाइन करें तो हमारे पास R2 के क्रॉस जो वोल्टेज VR है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज कितना है हमारे पास VCC। असल में ये जो रिलेशन हमने डेवलप किया है, ये सीरीज़ में से करंट पास कर रहा है तो वोल्टेज डिवाइड होगा। अब एक रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर आप वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो जिसके क्रॉस आप वोल्टेज निकालना चाहते हैं उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपने डिवाइड कर देना है टोटल रेजिस्टेंस पे। तो इसीलिए हमने अगर R2 के क्रॉस चाहिए था तो R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। इसी तरह से अगर आपको R3 के क्रॉस वोल्टेज चाहिए तो हम R3 डिवाइड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस जो कि सीरीज़ में है जी हमारे पास R3 और RL। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी जी R3 प्लस RL। तो हमारे पास जो वोल्टेज आ जाएगा जिसको V प्राइम से रिप्रेजेंट किया गया है वो है जी R3 डिवाइडेड बाय RL प्लस R3 इंटू टोटल वोल्टेज VCC। इस तरह से हम जो है वो सीरीज़ केस के अंदर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है वो वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जी ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा, क्योंकि दिन के दौरान जो है वो LDR जो है उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगी, यानी कि जो हमारी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है वो डे के टाइम उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। तो अगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी तो V प्राइम जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर V प्राइम की वैल्यू जो है वो VR से ज़्यादा है तो हमारे पास आउटपुट के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल अवेलेबल रहेगा, नेगेटिव VCC रहेगा। और जब तक नेगेटिव VCC रहेगा हमारा स्विच जो है वो एज ऑफ बिहेव करेगा और लाइट ग्लो नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही जो है वो डार्कनेस जो है वो बढ़ती है, रात होती चली जाती है, तो हम क्या देखेंगे जो RL है वो बढ़ना शुरू करेगी। RL बढ़ना शुरू करेगी, V प्राइम कम होता चला जाएगा, V प्राइम कम होता चला जाएगा, VR बढ़ जाएगा, तो हमारे आउटपुट पे प्लस VCC जो है वो आएगा। और जैसे ही आउटपुट पे प्लस VCC आएगा हमारे पास जो है स्विच जो है वो ऑन हो जाएगा और जो लाइट जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगी। फिर हमारे पास हम इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ते हैं और एनालॉग सर्किट्स भी पढ़ते हैं। एनालॉग सर्किट्स जो हैं वो ऐसे सर्किट्स हैं जो कि कंटिन्यूसली जो हैं वो फ्लो में रहते हैं और आपको हर जो है इंस्टेंट के ऊपर जो है वो आउटपुट अवेलेबल है। जबकि जो हमारे जो डिजिटल सिस्टम्स हैं, जो डिजिटल सर्किट्स हैं, उनमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि ओपन और क्लोज, येस और नो, और ट्रू और फॉल्स, हाई और लो। इस तरह से हमेशा आपके पास दो जो हैं वो वेरिएबल्स होंगे और दो ही वैल्यूज़ होंगी, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी डिजिट्स के साथ, 1 और 0s की फॉर्म में। और इन 1 और 0s को ऑपरेट करने के लिए, इनकी फंक्शनिंग को स्टडी करने के लिए हम बूलियन अलजेब्रा जो है उसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अब हमारे पास जो इन जनरल 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि हम इस अलजेब्रा के अंदर यूज़ करते हैं। एक हमारे पास एंड ऑपरेशन है, एक हमारे पास और ऑपरेशन है, और एक है जी हमारे पास नोट ऑपरेशन। ये 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं। एंड में हमारे पास जो है अगर आपकी 2 इनपुट्स हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो उसी सूरत में 1 होगी अगर जो है आपकी दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 हो। अदरवाइज जो है आप क्या देखते हैं, हमारे पास हमेशा जो है अब आउटपुट पे 0 ही अवेलेबल रहेगा। A 0 है, B 0 है तो आउटपुट भी 0 होगी, A 0 है, B 1 है तो आउटपुट भी 0 ही होगी। सिर्फ उस वक्त हमारे पास आउटपुट 1 होगी अगर सेम 1s जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। जबकि और जो सर्किट है जो कि सिंपली और की तरह एक्ट करेगा कि जी अगर आपके पास दोनों में से एक B 1 है तो आपके पास आउटपुट के ऊपर जो है वो 1 जो है वो आ जाएगा। जैसे कि x = A और B, इसमें ये प्लस की बजाय इसे हम और से रिप्रेजेंट करते हैं। x = A और B, A 1 है, B जो है वो 0 है, तो A और B किसी एक पे भी आपके पास 1 अवेलेबल है तो आउटपुट जो है वो आपके पास जो है वो 1 हो सकती है। तो जी नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड ऑपरेशन है वो नॉट ऑपरेशन है, जो कि इन जनरल जो है वो इन्वर्टर ऑपरेशन है। यानी कि अगर आपके पास A पे 0 है तो X आपका जो है वो 1 होगा, और अगर A पे 1 है तो X आपका जो है वो 0 होगा। अच्छा, इन बेसिक सर्किट्स के अलावा, इन बेसिक ऑपरेशंस के अलावा जो है
हम कम्बिनेशन में और ऑपरेशंस भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि जी हमारे पास है जी नैंड गेट। नैंड गेट में हम क्या करते हैं, एक एंड गेट के साथ कम्बिनेशन में नॉट सर्किट अप्लाई कर देंगे, तो एंड प्लस नॉट जो है वो नैंड सर्किट जो है नैंड गेट बन जाएगा। इसमें जो है हमारी जो इनपुट के अकॉर्डिंगली जो आउटपुट है वो एंड के बिल्कुल निगेशन में आएगी। जैसे कि जी एंड पे हमारे पास अगर ज़ीरो के कम्बिनेशन से आंसर 0 है तो इसमें हमारे पास 1 होगा, यानी कि जो जितने आंसर्स आपके पास एंड में थे उसके अकॉर्डिंगली नैंड में जो है वो निगेशन में आते चले जाएंगे। 0 1 1 होगा, 1 0 1 होगा और 1 1 हमारे पास 0 होगा। इसी तरह से नॉर गेट बनाते हुए हम और के साथ कम्बिनेशन में नॉट को अटैच कर देते हैं, तो अगेन जो हमारे पास और में हमारे पास जो आउटपुट्स थी वो नॉर में बिल्कुल निगेशन के साथ आएंगी, इन्वर्ट होकर मिलेंगी। इसके अलावा हम एक्स और गेट भी यूज़ करते हैं। ये जो एक्स और गेट है इसको बनाने के लिए हम कम्बिनेशन में मिक्स करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हमारे पास जो है एक्स और गेट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया है। इसमें हमारे पास 2 इनपुट्स हैं ए और बी। जो ए इनपुट है वो आगे फर्दर जो है वो जा रही है हमारे पास 2 एंड सर्किट्स के पास और इन्वर्ट होकर एक जगह पर इन्वर्ट होकर जा रही है, एक हमारे पास ए प्राइम आ रहा है, इस तरह से दूसरे एंड के ऊपर जो है वो बी प्राइम जा रहा है। फिर ये फर्दर आगे कंबाइन होती है और हमारे पास जो है एक और सर्किट पे अवेलेबल है। इस तरह से जो कंप्लीट सर्किट है ये कोरिस्पॉन्ड करता है एक्स और गेट को। ये जो एक्स और गेट है इसकी इनपुट्स जो हैं अगर वो सेम होंगी, यानी कि 0 0 और 1 1, तो हमारी आउटपुट जो है वो हमेशा 0 होती है। लेकिन अगर इनपुट्स जो हैं वो ऑपोजिट हैं, यानी कि एक 0 है, एक 1 है, एक 1 है, एक 0 है, देन हमारे पास जो है आउटपुट जो है वो 1 1 अपीयर होगी। इसी तरह से हम अगर इस पूरे सर्किट के बिल्कुल कम्बिनेशन में नॉट अप्लाई कर दें तो ये जो सर्किट है ये हमारे पास एक्स नॉट सर्किट बन जाएगा। देन जो हमारी जो आउटपुट्स हैं वो हमें इन्वर्ट होकर मिलेंगी। इसके अलावा हम अपने ये जो हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं इसको मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में भी यूज़ करते हैं, जिसमें सेंसर्स के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है कि जी हम जो है मुख्तलिफ टेम्परेचर और जो है प्रेशर को सेंस करते हुए ये हमें जो है वो हमारी हेल्प कर सकते हैं मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसे प्रोसीजर्स जहाँ पर हम किसी स्पेशल चीज़ को सेंस करना चाहते हैं या अलार्म सिस्टम्स बनाना चाहते हैं, वहाँ पर भी जो है लॉजिक गेट्स की जो है हमारे पास एप्लीकेशंस हैं।